नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस सिविक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की ये सीरीज़ रहेगी डेली। मुश्किल से 5 से 10 मिनट की ये सीरीज़ रहेगी और आप इन सारे स्टेटमेंट को बिल्कुल बार बार सुने, बिल्कुल याद करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है राज्य से रिलेटेड, आज हम लेके आए हैं। तो राज्य की उत्पत्ति जीवन के हितार्थ होती है और श्रेष्ठ जीवन के हितार्थ ही उसका अस्तित्व बना रहता है। यह कथन किसका है? तो यह अरस्तू का कथन है। आपको पता होगा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के हितार्थ होती है और श्रेष्ठ जीवन के हितार्थ ही उसका जीवन बना रहता है। सेकेंड स्टेटमेंट है राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। यह कथन किसका है? यह अरस्तू का कथन है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम और विधि के द्वारा संगठित लोगों का है। राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम अथवा विधि के द्वारा संगठित लोगों का समूह होना चाहिए, संगठित लोगों का समाज है। ठीक है, संगठित लोगों का समाज है। यह किसका कथन है? यह वुडरो विल्सन का कथन है। वुडरो विल्सन के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान के द्वारा दी गई राज्य के संबंध में परिभाषाएं श्रेष्ठ मानी जाती हैं? तो गिलक्रिस्ट और गार्नर की जो परिभाषाएं राज्य के बारे में दी गई हैं, ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य प्रायः अनेक लोगों का एक समूह है जिसने अस्थायी तौर पर किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग पर अधिकार किया हुआ हो, जो बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र हो अथवा लगभग ऐसा हो, और जिसकी एक संगठित सरकार हो, जिसकी आज्ञा मानना उस प्रदेश के निवासियों के विशाल समूह के लिए स्वभावजन्य कार्य हो। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह गार्नर के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य एक भूमिगत समाज है जो शासक और शासितों में बटा हुआ होता है और अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है? तो ये लास्की से संबंधित है ये स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के कितने तत्व हैं? तो राज्य के 4 तत्व हैं। आपको पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं। प्राचीन ग्रीस किस प्रकार का राज्य कहलाता था? तो जो प्राचीन ग्रीस था वो नगर राज्य कहलाता था। नगर राज्य किसके विचार का अंग था? तो ग्रीकों का। नगर राज्य जो था वो ग्रीकों के विचार का अंग था। दार्शनिक राजा का विचार किसने दिया? तो प्लेटो ने दिया। आपने अगर प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्लेटो ने कहा था कि राजा जो है वो दार्शनिक होना चाहिए, और इसने जो शासक वर्ग है उसके साम्यवाद की बात की है और पत्नियों के साम्यवाद की भी बात इन्होंने की है। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5040 होनी चाहिए। रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 10,000। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिए। रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10,000। और प्लेटो के अनुसार कितना होना चाहिए? 5040। जनसंख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए न ही बहुत कम ही, यह आत्मनिर्भरता के लिए काफ़ी बड़ी होनी चाहिए और साथ में इतनी अधिक भी न हो कि इसका शासन ठीक प्रकार से न चल सके। ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों अरस्तू ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या तिब्बत एक राज्य है? तिब्बत एक राज्य नहीं है। ठीक है, तिब्बत क्या है? भारत का एक प्रदेश है, क्योंकि राज्य होने के लिए क्या है? राज्य के 4 अंग होते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा भी है, लेकिन चलिए बता दे रहे हैं। एक निश्चित भाग होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है, संप्रभुता होनी चाहिए, तो 3 तत्व तो ये हो, और सरकार होनी चाहिए। ठीक है, तो सरकार और सरकार की संप्रभुता, निश्चित भूभाग, ठीक है, और जनसंख्या। तो इस तरह से 4 अंग होते हैं। तो अगर आप तिब्बत की बात करें तो तिब्बत के पास जनसंख्या है,
ठीक है, एक निश्चित भूभाग भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो तिब्बत एक राज्य, मतलब स्टेट एक राज्य नहीं है। मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। राज्य की प्रकृति कैसी होती है? तो राज्य की प्रकृति अस्थाई होती है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। राज्य उसे कहते हैं जहाँ कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक निश्चित सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनता के संप्रभुता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। यह किसका कथन है? यह कथन गिलक्राइस्ट का है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें स्टेटमेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए राज्य किसे कहते हैं? गिलक्राइस्ट कहता है कि कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में, देखिए जो राज्य के चारों अंग हैं वो इसमें इंक्लूड हो गए हैं। एक निश्चित प्रदेश यहाँ मिल गया आपको, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एक निश्चित प्रदेश, एक अंग मिल गया। सरकार होना चाहिए, ये भी इसने कहा। एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती है। प्रभुसत्ता आप समझते हैं, संप्रभुता कहें या प्रभुसत्ता कहें। आंतरिक मामलों का मतलब हो गया कि जैसे जो देश के अंदर के मामले हैं, राज्य के अंदर के मामले हैं, उसके लिए इसके पास संप्रभुता प्रकट करती है। और बाहरी मामलों, अगर फॉरेन की बात करें, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, विदेश नीति की बात करें, तो उसमें अन्य सरकारों से स्वतंत्र होते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया सभी पूरे वर्ल्ड में सभी देशों से स्वतंत्र है। वह अपनी जो विदेश नीति है वह अपने अनुसार बना सकता है, उस पर किसी की दखलंदाजी नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जब सम्मिलित होती हैं तो ये गिलक्राइस्ट ने जो डिफिनीशन राज्य की दी है, इसमें सरकार के सारे भाग सम्मिलित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य का आध्यात्मिक तत्व क्या है? आध्यात्मिक तत्व क्या है? प्रभुसत्ता या राजसत्ता। अगर प्रभुसत्ता को निकाल दिया जाए इस गिलक्राइस्ट वाले डिफिनीशन में से, तो फिर वह राज्य का जो आत्मा है वही ख़त्म हो जाए, क्योंकि बिना प्रभुसत्ता के राज्य रह ही नहीं जाएगा। जैसे अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पे उसको अगर पूरी तरह से आप संप्रभु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चाइना के नियंत्रण में है। उसने इतना कर्ज ले रखा है कि उसको चाइना के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अपनी पॉलिसी के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की परिभाषा में भूमि या प्रदेश का जिक्र करने वाले पहले लेखक कौन थे? तो ये थे क्लूबर थे दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लूबर। राज्य की परिभाषा में भूमि या प्रदेश का जिक्र करने वाले पहले लेखक थे क्लूबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब को बिल्कुल आपको मगअप कर लेना है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में इसको सही टिक कर पाएंगे। 19वीं शताब्दी से पहले किसी भी लेखक ने राज्य की परिभाषा में भूमि या प्रदेश का जिक्र नहीं किया है, और क्लूबर पहला लेखक था जिसने 1817 ईस्वी में राज्य के लिए निश्चित भूमि का होना आवश्यक माना। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेल्लीनेक का। ये जेल्लीनेक का कथन है। और आज का लास्ट स्टेटमेंट है, राज्य एक कल्याणकारी माध्यम है। यह कथन किसका है? तो यह एडम स्मिथ का कथन है कि राज्य एक कल्याणकारी माध्यम है। तो दोस्तों बस इसी तरह से हम आप लोगों के लिए विदिन 10 मिनट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लेके आएंगे, क्योंकि आप स्टेटमेंट की महत्ता को समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। थैंक यू गाइज। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा, क्या मुझे इसी तरह से और आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू गाइज।